नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टेपिंग अप क्या है, कैसे किया जाता है स्टेपिंग अप, कैसे स्टेपिंग अप से पेमेंट ऑब्लिक पेंशन बढ़ता है। जी हां दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि सर स्टेपिंग अप के बारे में समझाइए कि स्टेपिंग अप होता क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं, स्टेपिंग अप एक्चुअल में एक पार्ट ऑर्डर है। जी हां, जब आपका पेंशन या पेमेंट किसी जूनियर से या साथ वाले से कम हो, सब कुछ बराबर का हो, आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपका मस्टरिंग का डेट, सब कुछ बराबर का हो, या दूसरा वाला जूनियर हो, लेकिन फिर भी आपको कम पेमेंट या पेंशन मिल रहा हो, तो जो कार्रवाई आपकी पेंशन या पेमेंट की बढ़ोतरी के लिए की जाएगी, उसको स्टेपिंग अप कहते हैं। और उसके ऊपर सारा डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, पीएओआर से कंफर्मेशन मिलने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस उसका पार्ट ऑर्डर करता है। दोस्तों, अमूमन ये जो कार्रवाई है सर्विस में रहते दौरान ही की जाती है, लेकिन पिछले दिनों में ऐसे वाकये हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनर्स ने अपना स्टेपिंग अप का कार्रवाई करवाया है। मैं आपको एक नायक लखवीर सिंह जी का जो एग्जांपल दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए और उनका स्टेपिंग अप का जो है कार्रवाई होकर के उनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। जी हाँ, तो स्टेपिंग अप जो है दोस्तों, कि जूनियर या साथ वाले से कम अगर आपको पेमेंट या पेंशन मिल रहा है, तो उसको बराबरी में लाने के जो कार्रवाई है, उसी कार्रवाई को स्टेपिंग अप कहते हैं। लेकिन स्टेपिंग अप करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होने जरूरी है दोनों पेंशनर का, यानी कि आप जिसके साथ आपका पेमेंट या पेंशन को कंपेयर कर रहे हैं, उनका कुछ डाटा, कुछ डिटेल्स आपके साथ होना जरूरी है। डिटेल्स को डाल करके आपने एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना करके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। रिकॉर्ड ऑफिस को उसको पीएओआर को भेजेगा और पीएओआर से कंफर्मेशन आने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट ऑर्डर करेगा और स्टेपिंग अप का पार्ट ऑर्डर होने के बाद आपका पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि पीओआर को एड्रेस किया गया है, और इस लेटर में पीओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भेजा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है दोस्तों, ये पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भेजा गया है। लखवीर सिंह जी थे, नायक लखवीर सिंह जी, जिनका पेंशन अपने से जूनियर या साथ वाले से कम था, तो उन्होंने बकायदा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, पूरा डिटेल्स, पूरा डाटा डाल के उसको रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा। रिकॉर्ड ऑफिस ने उस केस को प्रोसेस करके पीओआर भेजा, और अभी ये अपडेट है दोस्तों कि लखवीर सिंह जी का जो केस है वो अप्रूव हो गया, उनका पेंशन में बढ़ोतरी भी हो चुका है। लखवीर सिंह जी ने ये जानकारी दी है। अब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है दोस्तों, उसमें पेंशनर ने खुद का डाटा भरना और साथ ही साथ जो जूनियर है या जो साथ वाले हैं उनका भी डाटा भरना है। डिटेल्स क्या क्या चाहिए: डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ नायक ग्रेड, एमएससीपी अगर मिला हुआ है तो एमएससीपी का नायक का चाहिए, हवलदार का चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट बेसिक पे कितना, मतलब रिटायरमेंट के समय का बेसिक पे चाहिए, एमएसपी चाहिए, क्लास पे चाहिए। इतना डिटेल्स डाल करके पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके जब आप रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेंगे, तो रिकॉर्ड ऑफिस अपनी तरफ से उस केस को प्रोसेस करेगा पीओआर को, और अगर आपको लागू है जूनियर से आपको कम मिल रहा है, तो उस केस को प्रोसेस करके स्टेपिंग अप कर दिया जाएगा, जिससे आपका पेंशन या पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, स्टेपिंग अप का जो फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट को नोट करके रख लीजिए, ताकि जरूरत पड़े तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप भी डाटा रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 100% के मुद्दे पर कैसे रिकॉर्ड ऑफिस ने गोली दे दिया पेंशनर को। देखें, अब मिलेगा 100% पेंशन और पुराना एरियर भी। जी हाँ, कई सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका पेंशन, फैमिली पेंशन शुरू होते टाइम एनहांस रेट में नहीं हुआ, यानी कि 100% उनको पेंशन नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था। मृत्यु के 7 साल तक जो है पूरा 100% ही पेंशन मिलना चाहिए फैमिली पेंशनर को। जो नहीं मिलने की वजह से जब पेंशनर रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखते हैं, किसी किसी केस में तो एरियर्स भी मिल जाता है पेंशनर को, लेकिन किसी किसी केस में रिकॉर्ड ऑफिस भी कहीं ना कहीं पेंशनर्स को कोऑपरेशन नहीं करते हुए दिखाई देते। मैं आपको एक लेटर दिखा के समझाता हूं। अब दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड ऑफिस से पेंशनर को रिप्लाई दिया गया है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के संदर्भ में, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रिप्लाई है। बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं है रिकॉर्ड ऑफिस का, ऐसा इस रिप्लाई से दिखाई देता है। यहां पर जो रिप्लाई में बताया गया है कि आपको जो है फैमिली पेंशन एनहांस रेट में लागू नहीं था,
और उसमें सर्कुलर नंबर 629 का रेफरेंस दिया गया जो कि 14 फरवरी 2020 का सर्कुलर है। और पेंशनर की डेथ हुई थी 29 जुलाई 2011 को। 29 जुलाई 2011 को जब पेंशनर की डेथ हुई थी तो उसमें आप जो है 14 फरवरी 2020 के सर्कुलर का रेफरेंस कैसे दे सकते हैं? जो सर्कुलर बाद में निकला है उसका रेफरेंस कैसे दिया जा सकता है? नंबर एक बात। दूसरी बात, यहां पर क्लियरली बोला गया है एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 7 years और टिल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल वुड अटेन द एज ऑफ 67 years व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, यहां पर ये ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 7 साल मृत्यु के बाद या तो 67 साल। हालांकि यहां भी गलत है, ये 67 साल नहीं है क्योंकि ये जो पेंशनर है 11 जुलाई 1982 के रिटायरी है, तो इस हिसाब से उनका जो ये एज लिमिट है ये 65 साल है, 67 साल नहीं है। यहां भी ये गलती है। लेकिन आगे सबसे महत्वपूर्ण जो नॉन कोऑपरेशन दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई रहा है? हेंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन एज योर हस्बैंड नंबर फलाना फलाना नाम दिया गया एक्सपायर्ड ऑन 29 जुलाई 2011 दैट इज आफ्टर 29 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि आपके हस्बैंड का डेट ऑफ रिटायरमेंट आज से 29 साल पहले होने की वजह से उनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू नहीं है। यहां पर डेट ऑफ रिटायरमेंट का संबंध कहां से आ गया? यहां पर तो संबंध होना चाहिए था डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि जो पेंशनर है उनकी उम्र 65 या 67 साल होने तक या तो फिर 7 साल मृत्यु के बाद तक मिलता है एनहांस रेट में फैमिली पेंशन। तो यहां पर जो ये 29 साल बाद पेंशनर के जो है रिटायरमेंट के 29 साल बाद डेथ होने की वजह से आपको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं तर्कहीन है। तो आप सबने देखा दोस्तों। लेकिन अगर इस तरीके से आपको भी रिप्लाई आए और आपको भी लागू है ना मिले तो हम हैं आपको मदद करने के लिए, जरूर आपको आपका हक मिलेगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर के एक्शन पर हुआ रिएक्शन, जारी किया गया नया कैलकुलेशन सीट, छठा पे कमीशन, ओआरओपी 1, सातवां पे कमीशन और ओआरओपी 2 को लेकर के। जी हां दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, ये मैसेज में पेंशनर ने कहा है कि सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनको जब सटीक जानकारी मिली तो उन्होंने गुहार लगाई, ग्रीवेंस डाला, उन्होंने पुकार लगाई कि मुझे मेरा कैलकुलेशन सीट दीजिए, जो मुझे एरियर दिया गया वो सही दिया गया, नहीं दिया गया वो मुझे कैलकुलेशन सीट दीजिए। और बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से पेंशनर को बकायदा वो जो छठे पे कमीशन से लेकर के अभी 31 मार्च 2024 तक का उनको कैलकुलेशन सीट बना के जो है दिया गया, जिसमें उनका कुल एरियर 4 लाख से ज्यादा का हुआ था दोस्तों। उनका जो कुल एरियर बना था 4,08,31 और पहले मिला 2,46,525, अब मिलेगा 1,54,306। जी बिल्कुल, आपको मैं उनका कैलकुलेशन सीट जो जारी किया गया उसको दिखा के समझाता हूं। चलिए दोस्तों, अब ये जो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है आप देखिए, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट 1 जनवरी 2006 टू 31 मार्च 2024, रेट्स एज पर 568 सर्कुलर, 555 सर्कुलर टिल 1 जनवरी 2006 टू 14 अप्रैल 2015, डेट ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर, यानी कि पेंशनर जो ओरिजिनल पेंशनर थे उनकी मृत्यु से पहले का भी हिसाब किताब है। और आगे सर्कुलर 555, 570 दोस्तों सातवें पे कमीशन का है, और सर्कुलर 666 विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अप्रैल 2015 टू टिल 31 मार्च 2024, जो कि फैमिली पेंशनर के लिए, ये देखिए क्लियरली हेडिंग में लिखा हुआ है, उनका नाम वगैरह है। अब यहाँ पर जो हिसाब किताब क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर महीना साल लिखा हुआ है और उनको जो बेसिक मिलता था और कुल मिला के उनको जो पेंशन मिलता था वो कितना दिया गया है, ये देखिए नेट कितना दिया गया है, यानी कि पेड पर्टिकुलर्स। आगे उनका पेएबल पर्टिकुलर्स यानी कि दिया जाना कितना चाहिए था, देखिए दिया जाना नेट इतना चाहिए था। तो इन दोनों अमाउंट में जो डिफरेंस है, ये देखिए डिफरेंस इतना हो रहा है। तो महीना दर महीना जब इस डिफरेंस का पूरा कैलकुलेशन होता है, देखिए आप पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, उस पूरा कैलकुलेशन को करने के बाद जो अंतिम में जो हिसाब किताब निकलता है वो आपको मैं समझाता हूं। ये देखिए अंतिम में जो हिसाब किताब निकल रहा है दोस्तों, 4,08,31 रुपए उनका एरियर हो रहा है, जिसमें से बाकी भुगतान हो गया है 1,54,306 भुगतान होना है। अब कैसे होना है, यहाँ पर जो सर्कुलर्स जो लिए गए, क्या क्या लिए गए, 501, 568, 555, 668 और 570, जो कि आपने ऊपर हेडिंग में देखा। अब दोस्तों उनको ऑलरेडी भुगतान हो चुका था, क्या क्या हो चुका था, 5,724 छठे पे कमीशन का और सातवें पे कमीशन का और ओआरओपी 1 का मिला करके दोस्तों 2,12,445 भी भुगतान हो गया था, और ओआरओपी 2 का एरियर उनको 28,356 रुपए भुगतान हो गया था। इन कुल ये तीनों चीजों को जोड़ करके उनको 2,46,525 का भुगतान तो हो गया था। तो कुल बन रहा था एरियर कितना, 4,08,31।
तो 4,08,31 से जो भुगतान हो गया यानी कि 2,46,525 को इसको माइनस करके अब जो बचता है वो बचता है 1,54,306 रुपए, जिसका ये कैलकुलेशन शीट जारी किया गया है और यही जो अमाउंट है जिसका भुगतान अब आने वाले दिनों में इन पेंशनर को हो जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अगर आपको लगता है कि आपको एरियर सही नहीं मिला है तो आप भी कैलकुलेशन शीट मांग सकते हैं आपके सीपीपीसी से कि क्या भुगतान आपको किया गया, वो आपको समझाया जाए, कैलकुलेशन दिया जाए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सही मिला कि गलत मिला है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से 4% का 3 महीने का एरियर का मैसेज और आरबीआई का मास्टर सर्कुलर। जी हाँ, क्या है ये दोस्तों, हमारा जो डीए बढ़ा है 4%, उसका 3 महीने का जो बकाया है, जो एरियर है, वो नहीं मिला है अभी हमें, और स्पर्श की तरफ से अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। बताया जा रहा है कि महीने के आखिर तक वेट कीजिए, तब तक आपको भुगतान हो जाएगा अप्रैल के महीने में। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को ही आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर जारी हुआ है। ये जो सामने आप सर्कुलर देख पा रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 का आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है, जो कि पेंशन के भुगतान को लेकर के जो एजेंसी बैंक्स हैं उनको ये गाइडलाइन है। अब इस सर्कुलर के पैराग्राफ नंबर 18 में आप देखेंगे तो पैराग्राफ नंबर 18 का ए में क्लियरली इस बात को लिखा गया है दोस्तों कि अगर बैंक्स जो है डिले करती हैं भुगतान करने में, तो पेंशनर को बैंक्स को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो आरबीआई का सर्कुलर बोलता है, और आरबीआई का जो सर्कुलर है वो लागू होता है बैंक्स के ऊपर। शायद इसी वजह से जो है जितने बैंक्स थे, जो सीपीपीसी वाले पेंशनर थे, उनको तो एरियर दे दिया गया जल्दी ही, लेकिन अब बाकी रह गया स्पर्श। स्पर्श जो है इस मामले में 3 महीने का एरियर देने के मामले में जो है बैंक से पीछे रह गया दोस्तों। अब अगर बैंक्स पर आरबीआई का जो है कंट्रोल है, तो स्पर्श के ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल होना जरूरी है, ताकि जो है इस तरीके के जब भी समय आए कि ओआरओपी का एरियर हो या इस तरीके से बढ़ोतरी वाले डीए का एरियर हो, समय से स्पर्श भुगतान ना करे तो उसके ऊपर भी जो है ब्याज देने का या जो है कुछ ऐसा जो है दबाव बनाया जा सके, जिससे समय पर पेंशनर का भुगतान हो जाए। अब देखिए, डीए को डिक्लेयर हुए 1 महीना हो चुका है, डीए का और डीआर का आदेश जारी हुए 1 महीना हो चुका है। जी हां, मार्च के दूसरे हफ्ते में ही डीआर का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन अभी तक उस डीआर को इंप्लीमेंट ना करके 3 महीने का एरियर का भुगतान ना करना कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि स्पर्श के ऊपर दबाव नहीं है। स्पर्श के ऊपर कोई भी ऐसा दबाव नहीं है जो दबाव बनाए और समय से जो है डिसबर्समेंट के लिए स्पर्श को मजबूर करे। तो ऐसा दबाव बहुत जरूरी है, जैसे बैंक्स को आरबीआई दबाव डालता है, आरबीआई के सर्कुलर्स दबाव डालते हैं, उसी तरीके से स्पर्श के ऊपर भी दबाव होना जरूरी है, ताकि इस तरीके की डिले ना हो पेंशनर्स का भुगतान को लेकर के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।